Hello students, welcome you all on your channel वृंदावन Academy. So अभी तक जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों चैप्टर पढ़ लिए हैं. तो अगर आपने दोनों चैप्टर का रिवीजन नहीं किया है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से रिवाइज कर सकते हैं. आफ्टर दैट हम आज कैपेसिटेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं. समर वेकेशंस आप लोगों के ऑफ हो चुके हैं और हम फिर से जो है 12th क्लास के फिजिक्स को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं. तो आज हम इसी सेगमेंट में कैपेसिटेंस का आज बेसिक्स पढ़ेंगे, थोड़ी सी कैपेसिटेंस होता क्या है एंड व्हाई टू वांट टू फॉर्म कैपेसिटर, हम कैपेसिटर क्यों बनाना चाहते हैं. तो ये सारी चीजें आज बेसिक्स यहाँ पे देखे जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो कैपेसिटर में हमें पढ़ना क्या है, कैपेसिटेंस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है वो मैं एक बार यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ. देखिए कैपेसिटर में सिंस कैपेसिटर्स जो होते हैं वो कंडक्टर के बनाए जाते हैं, तो आपको कंडक्टर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए. व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर व्हेन वी प्लेस्ड अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उससे एसोसिएटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए. पिछले सेगमेंट्स में जो पढ़ाया जा चुका है वहां से रिविजन हो जाएगा. ठीक है. और कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या होता है. वी हैव गिवन द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ फ्री चार्ज. फ्री चार्ज के बेसिस में हमने दोनों में डिफरेंस यहाँ पे बताया हुआ था. उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस क्या है, बेसिक डिफरेंशिएशंस एंड कैपेसिटर. व्हाट इज कैपेसिटर, व्हाई वी फॉर्म कैपेसिटर. चार्ज होल्ड कराना है अगर, तो कैपेसिटर क्या होता है, जो चार्ज को होल्ड करता है. तो कंडक्टर भी तो चार्ज को होल्ड करता है, तो क्या रिक्वायरमेंट थी कि कैपेसिटर हमने वहां पे बनाया. तो व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर, ये भी हम आज देखेंगे. यहाँ तक सेगमेंट आज कंटिन्यू किया जाएगा. उसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, डिफरेंट टाइप के, और इनका कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो हम वहां पर डिस्कस करेंगे. उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जैसे पढ़ेंगे, जैसे हम लोग 10th में पढ़ते आ रहे थे कि सीरीज में रेजिस्टेंस, तो वैसे ही कैपेसिटर को अगर सीरीज में रखा जाए या पैरेलल रखा जाए तो किस तरीके से वो ऐड होता है, उसका कैपेसिटेंस रिजल्टेंट क्या निकल के आता है वो यहाँ पे हम इस चैप्टर में देखेंगे. और कुछ एप्लीकेशन है कैपेसिटेंस का, कुछ एप्लीकेशन है. एनर्जी स्टोर होता है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आता है. आरसी सर्किट भी पढ़ेंगे, लेकिन आरसी सर्किट हम यहाँ ना पढ़ के हम कहाँ पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में वहां पे पढ़ेंगे. तो ये बेसिक पूरा लेआउट था कि क्या क्या हमें यहाँ पे पढ़ना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कैपेसिटेंस क्या है, बेसिक चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हैं. तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर. तो सपोज कर लीजिए कोई कंडक्टर है, सपोज कर लीजिए कोई एक कंडक्टर है, वो किसी भी शेप का हो सकता है, 2D 3D और लीनियर कुछ भी हो सकता है. अगर हम इसको चार्ज दें, सपोज कर लीजिए इसको मैंने क्यू चार्ज दिया, तो जैसे ही हम चार्ज देते हैं किसी भी कंडक्टर को तो उसका पोटेंशियल राइज होता है, क्योंकि पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला देखा था. तो उसमें पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ अ कंडक्टर. तो जैसे ही इसको हम चार्ज देंगे वैसे इसका पोटेंशियल क्या करेगा, राइज करेगा. और दोनों में जो रिलेशन होता है वो लीनियरिटी का रिलेशन होता है. दैट मीन्स Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. जैसे जैसे चार्ज हम देंगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल उसी ऑर्डर में इंक्रीज करता जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस कांस्टेंट इज रिलेटेड टू दिस कंडक्टर एंड इट इज सेड टू बी कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर. ये इस कंडक्टर का क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है. ठीक है. तो कैपेसिटेंस है क्या, इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज. क्या है, इस कंडक्टर का मेजर है कि ये कितने चार्ज को होल्ड कर सकता है, इसकी एबिलिटी कितनी है चार्ज को होल्ड करने की. दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज. ठीक है. क्योंकि हम जब चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा. तो एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम आएगा कि अब वो ज्यादा चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा. अब क्यों होल्ड नहीं कर पाएगा वो आगे चल के हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि जब हम चार्ज देते हैं तो एक सर्टेन लिमिट तक ही यह चार्ज को स्टोर कर पाता है. उसके बाद यहाँ चार्ज स्टोर नहीं होता है, वो लीक हो जाता है सराउंडिंग में. वो कैसे लीक होता है उसका हम डिस्कशन आगे करेंगे. तो इतना समझ लीजिए कि चार्ज जैसे हम किसी कंडक्टर को देते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है, और कैसे इंक्रीज करता है, लीनियरली इंक्रीज करता है. दैट इज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको यहाँ पे कहा जाता है कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ चार्ज विद द
पोटेंशियल। ठीक है, जब हम इसका पोटेंशियल राइज कर रहे हैं तो जैसे ही क्यू देंगे इसकी पोटेंशियल में क्या होगा, राइज होगा। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होता है यही यहाँ पे सी निकल के आया कैपेसिटेंस की। तो अगर कैपेसिटेंस की यूनिट यहां से लिखी जाए तो कैपेसिटेंस की जो जनरल यूनिट होती है ये होती है फैरेड, और यहां से फॉर्मूले से जो यूनिट निकल के आएगी दैट इज कूलम पर वोल्ट। ठीक है, तो फैरेड जो होता है इट इज अ जनरल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस एंड इन एसआई यूनिट दैट इज कूलम पर वोल्ट। तो यहां से हम एक फैरेड को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 1 फैरेड अगर डिफाइन किया जाए, व्हाट इज 1 फैरेड ऑफ कैपेसिटेंस, तो ये हो जाएगा 1 कूलम पर 1 वोल्ट। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं 1 फैरेड को, और 1 फैरेड की हम डेफिनेशन दे सकते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैरेड। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैरेड when we give a charge of 1 coulomb to that conductor and the rise in the potential is 1 वोल्ट। तो अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने पे उसके जो पोटेंशियल में राइज है दैट इज 1 वोल्ट है, तो उस केस में जो उसका कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी सेड टू बी 1 फैरेड। ठीक है, मुझे लगता है यहां तक आप समझ गए होंगे। और ये जैसा कि हम कूलम देखते हैं, कूलम इज अ वेरी वेरी लार्ज यूनिट। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने चार्ज पढ़ा था तो मैंने बताया था चार्ज की जो यूनिट है कूलम, इट इज वेरी लार्ज, क्योंकि इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक कूलम को चार्ज बनाने के लिए हमें 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ते हैं। दैट मीन्स कि ये फैरेड भी बहुत ज्यादा लार्ज यूनिट है। इसलिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रीफिक्स यूज किए जाते थे माइक्रो, मिली, नैनो, पिको, वैसे ही यहाँ पे भी यूज किए जाएंगे। फैरेड में भी यूनिट्स यूज की जाएंगी प्रीफिक्स के साथ, और डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यहाँ पे ली जाएंगी। ठीक है, तो यहां याद रखिए यहां भी फैरेड क्या है, एक लार्ज अमाउंट का कैपेसिटेंस है। ठीक है, वो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे, आगे चल के इसको मैं डिफाइन करूंगा, समझाऊंगा क्यों ये बहुत ज्यादा लार्ज है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब बात आती है कि किस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वो फैक्टर्स हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, factors on which the capacitance of conductor depends, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर जो है जिसपे इसका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है दैट इज शेप एंड साइज। जो शेप और साइज है उस पे इसका कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। ठीक है, शेप एंड साइज। ठीक है, अगर हमने स्फेरिकल कैपेसिटर लिया या स्फेरिकल कंडक्टर लिया या सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया या प्लेट वाइज कंडक्टर लिया, तो उसका कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस निकल के आता है वो डिफरेंट डिफरेंट निकल के आता है। अभी आगे चल के जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, कंडक्टर से फॉर्म करेंगे, तब हम वहां पे उनका एक्सप्रेशन देखेंगे। और साइज पे भी डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर जो है शेप एंड साइज, और दूसरा फैक्टर जिसपे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है कंडक्टर के दैट इज मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम। क्या है हमारा नेचर ऑफ मीडियम। कौन सा मीडियम, जिसमें वो कंडक्टर रखा हुआ है, सराउंडिंग का मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम ऑफ सराउंडिंग, जो सराउंडिंग का नेचर ऑफ मीडियम है वो। और नेचर ऑफ मीडियम कौन डिस्क्राइब करता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज परमिटिविटी। कौन डिफाइन करता है, दैट इज परमिटिविटी। जो होता है आपने पढ़ा होगा, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जो परमिटिविटी होगा मीडियम का वो उसके नेचर को डिफाइन करेगा। तो किस पे डिपेंड करेगा, अगर एयर है तो अपसाइलन नॉट, अगर एयर नहीं है तो अपसाइलन ऑफ दैट मीडियम, एंड दैट विल बी अपसाइलन नॉट के। तो दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ मीडियम ऑफ सराउंडिंग वेयर वी प्लेस द कंडक्टर। और तीसरा जो फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है दैट इज प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। ये जो थर्ड पॉइंट है, इट इज द प्रिंसिपल टू फॉर्म अ कैपेसिटर। ठीक है, तो क्या है थर्ड, दैट इज प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। जो अदर कंडक्टर प्रेजेंट होगा
जिस कंडक्टर का हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं उसके पास अगर दूसरे कंडक्टर को लगा के रख दिया जाएगा तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर में भी जो है हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। ठीक है, ये 3 फैक्टर हैं जिसपे हमारा कैपेसिटेंस क्या है, डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्लियर है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कैपेसिटेंस जो है चार्ज पे नहीं डिपेंड करता है? किसी बॉडी को अगर हमने कुछ चार्ज दिया तो कैपेसिटेंस क्या उस पर डिपेंड करेगा? तो नोट करके लिख लीजिएगा, जो कैपेसिटेंस होता है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर किस मटेरियल का है। ठीक है, उसके मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज नोट बना के लिख लीजिएगा, किस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि बहुत लोग डाउट होता है। एक तो मटेरियल, ठीक है, किस पे, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा है चार्ज पे, कंडक्टर पे कितना चार्ज है उस पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसका कैपेसिटेंस कितना है। कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, लेकिन कितना चार्ज स्टोर कर रहा है। जैसे चार्ज तो वो ज्यादा स्टोर कर सकता है, लेकिन क्या हमने उस पर कम चार्ज दिया तो उसका कैपेसिटेंस कम हो जाएगा? नहीं, कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंडक्टर। तो उस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है और मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करता है, कंडक्टर का मटेरियल क्या है। इन 2 फैक्टर्स पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है वो हमने देख लिया, और किस पे नहीं डिपेंड करता है वो भी हमने देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। दैट इज, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, डायमेंशन निकाल लीजिए, क्योंकि हमें नया फिजिकल क्वांटिटी मिला है। दैट इज सी। एक कैपेसिटेंस नया फिजिकल क्वांटिटी मिला है, तो इसकी डायमेंशन निकालना तो बनता ही है। चलिए इसकी डायमेंशन निकालते हैं। तो सी कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू होता है Q बाई V। तो इसका डायमेंशन ऑफ जो सी होगा ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ चार्ज, दैट इज Q अपॉन डायमेंशन ऑफ V। V इज अ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की अगर डायमेंशन निकाली जाए, या पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, उसकी डायमेंशन अगर यहाँ पे निकाली जाए तो डायमेंशन ऑफ V जो हो जाएगा, सिंस हमें V पता है क्या होता है, V इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहां से आसानी से डायमेंशन निकल जाएगी। तो इसकी डायमेंशन निकालते हैं सबसे पहले। तो डायमेंशन ऑफ Q इज इक्वल टू A इंटू T, पता है हमें। ठीक है, अगर किसी चार्ज की डायमेंशन निकालनी है तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू IT। I इज अ करंट, एम्पियर में मेजर किया जाएगा। T इज अ टाइम, कैपिटल T से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ V क्या हो जाएगा, दैट इज डायमेंशन ऑफ वर्क डन अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज Q। तो चार्ज Q का डायमेंशन ऊपर जाएगा, तो ये 80 था, यहां से 80 बनेगा और ये हो जाएगा 80 स्क्वायर। और इसकी डायमेंशन ऑफ वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा mL2T-2। और यहां से जब सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन ऑफ C आसानी से यहां से निकल जाएगा। दैट इज क्या हो जाएगा m-1, L2 है ऊपर जाएगा, L-2, T की पावर -2, T की पावर 2 कितना हो जाएगा, T की पावर 4 और A का स्क्वायर। तो इस तरीके से डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर आ जाएगा m-1, L-2, T की पावर 4, A की पावर 2। तो ऐसे हम डायमेंशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर एक स्फेरिकल कैपेसिटर या स्फेरिकल कंडक्टर की बात करते हैं, अभी तो हम कैपेसिटर पे गए ही नहीं, इतनी जल्दी कैसे बात कर लेंगे। चलिए ठीक है, अभी कंडक्टर लेते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर अगर यहाँ पे ले लिया जाए, सपोज कर लीजिए एक स्फेरिकल कंडक्टर है। स्फेयर पता है, ये सर्कल ना मान लेना, ये स्फेयर है, 3D फिगर है। ठीक है, 3D फिगर का मतलब कि बॉल टाइप का सपोज कर लो कि ये स्फेरिकल कंडक्टर है, यहाँ पे इसका सेंटर है। ठीक है, ये R रेडियस का है, कैपिटल R रेडियस का। सपोज कर लीजिए इसको हमने बाहर से सम मेथड हमने क्या किया, यहाँ पे चार्ज दे दिया। जो चार्ज हमने दिया है ये Q अमाउंट का चार्ज है। मान लीजिए चार्ज, बहुत टाइम लग रहा है ड्रॉ करने में, इसलिए जल्दी में ड्रॉ कर दे रहा हूं। ठीक है, Q अमाउंट का चार्ज यहाँ पे हमने दे दिया। ठीक है, और जैसे ही Q अमाउंट का चार्ज हमने दिया, तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो पोटेंशियल क्या होता है, सरफेस पे स्फेरिकल सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है, अगर उसकी रेडियस R है और चार्ज Q है, तो दैट विल बी KQ अपॉन R। सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा ये होगा। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है,
Q अपॉन Vs, चार्ज हमने दिया है Q अपॉन Vs पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू Q, ठीक है। Vs की वैल्यू पुट करो, K Q अपॉन R, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा R अपॉन K, ठीक है। R अपॉन K, सिंस यहाँ पे जो K है ये 1 अपॉन K जो हम लेते हैं, K जो होता है ये कितना होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से जब 1 अपॉन K करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो C का जो फॉर्मूला आएगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आएगा। इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या हो गया, कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है, R रेडियस का है, उस पर Q चार्ज है, तो कैपेसिटेंस आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कहीं Q का रोल आ रहा है, Q का रोल कहीं आ ही नहीं रहा, कैपेसिटेंस में Q है कहीं, चार्ज इंडिपेंडेंट। हम यहां से देख सकते हैं कि चार्ज इंडिपेंडेंट होता है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो R पे। डिपेंडेंसी अगर देखी जाए कैपेसिटेंस की तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। और दूसरा क्या है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। सिंस एप्सिलॉन नॉट तो मीडियम की परमिटिविटी है, फ्री स्पेस की, तो ये कांस्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है मीडियम की प्रॉपर्टी को। तो अगर मीडियम चेंज होगा, एयर के प्लेस पे कुछ और मीडियम आएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा। इसका मतलब ये मीडियम पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल कंडक्टर अगर ले लिया जाए R रेडियस का, तो किस तरीके से वहां पे उसका कैपेसिटेंस निकल के आता है, क्या फॉर्मूला निकल के आता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर यहाँ एप्सिलॉन नॉट है दैट मींस एयर है, अगर कोई और मीडियम हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे एप्सिलॉन नॉट K पुट कर देंगे, वेयर K जो यहाँ पे K यहाँ पे पुट करेंगे, अगर दूसरा मीडियम हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट K आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मूले में, और K जो आएगा इट इज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं कि कंडक्टर तो हो गया, ये कंडक्टर का कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया, चार्ज होल्ड करने की जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, और हमने वो कैलकुलेट कर लिया। तो जब ये चार्ज को होल्ड कर रहा है तो हमने कैपेसिटर क्यों बनाया, कैपेसिटर हमें क्यों चाहिए, वो भी क्या है, एक चार्ज होल्डिंग डिवाइस ही तो है, लेकिन हमें कैपेसिटर क्यों चाहिए। तो मेन रीजन है जो कैपेसिटर चाहने के लिए, वो यहां से देखते हैं क्या है। सपोज कर लीजिए स्फेरिकल कंडक्टर था और उसका कैपेसिटेंस आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आया था। सपोज कर लीजिए जो कैपेसिटेंस है इस कंडक्टर का अगर वो फैरेड में हो, ठीक है, सपोज कर लीजिए 1 फैरेड है कैपेसिटेंस, तो अगर 1 फैरेड यहाँ पे कैपेसिटेंस रखना हो, इसको 1 फैरेड का कैपेसिटर हमें मतलब उसकी कैपेसिटी 1 फैरेड रखनी हो कंडक्टर की, वो हमें बनाना हो, तो कितना साइज होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और रेडियस आ जाएगी उस कंडक्टर की जिसकी कैपेसिटी 1 फैरेड हो। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 10 की पावर 9, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये सब सारी यूनिट किसमें है, एसआई यूनिट में है, तो ये किसमें आएगा, मीटर में निकल के आएगा। दैट मीन्स कि अगर किसी स्फेरिकल कंडक्टर को अगर चार्ज देना है, उसकी कैपेसिटी अगर 1 फैरेड होगी, तो उसके लिए हमें साइज कितना चाहिए होगा उस स्फेरिकल कंडक्टर का, इतने मीटर का उसका रेडियस चाहिए होगा, 10 की पावर 9 मीटर का रेडियस। इसका मतलब अगर इसे किलोमीटर में चेंज करें तो 10 की पावर 6 किलोमीटर रेडियस का हमें कंडक्टर चाहिए होगा 1 फैरेड कैपेसिटी वाला, ठीक है। इससे पता चलता है कि हम ज्यादा कैपेसिटी का कंडक्टर हम नहीं बना सकते, मतलब एक लिमिट आ गई है कि कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर होगा तो उसका जो चार्ज होगा वो लिमिटेड होगा, कि चार्ज कितना हम स्टोर कर सकते हैं दैट विल बी लिमिटेड ड्यू टू द साइज पे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ रहा है कि हमें बहुत ज्यादा साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा अगर उसमें चार्ज ज्यादा होल्ड कराना है तो। इसीलिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर की तरफ शिफ्ट होते हैं। हम यहाँ पे एक स्पेशल केस लगाते हैं और एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जो छोटे से साइज में भी ज्यादा चार्ज को क्या करे, स्टोर कर सके। अब दूसरी बात आती है लीकेज ऑफ चार्ज। अभी पहले मैंने बताया था कि कैसे लीक होता है चार्ज, तो उसको समझ लेते हैं। तो सपोज कर लीजिए एक कंडक्टर है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, और इसको हम चार्ज दे रहे हैं, क्यू चार्ज इसको दे रहे हैं, और इसके सराउंडिंग में कोई एक मीडियम है, इंसुलेटिंग मीडियम है, कोई एयर है। एयर कैसी होती है, इंसुलेटिंग की तो होती है। क्या एयर से करंट पास हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है? अगर एयर से पास हो जाती है तो जो तार ऐसे घूमते रहते हैं बिना कवर के, तो एयर से करंट पास होके तुम्हें तार के नीचे खड़े होते तो तुम्हें करंट मार देती, ठीक है, ऐसा होता, वहीं पे लेट जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, तो क्या होता है, एयर इंसुलेटिंग मीडियम होता है, ठीक है, ड्राई एयर।
ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे जैसे ही इसको चार्ज देंगे तो चार्ज देने से, जैसे कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो चार्ज इंक्रीज करते हैं तो उसका पोटेंशियल भी राइज करता है, और जैसे ही पोटेंशियल राइज करेगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे होगी, कंडक्टर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे होगी चारों तरफ, उसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही इंक्रीज करेगी तो एक सर्टेन टाइम बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हो जाएगी इसके सराउंडिंग में कि वो जो इंसुलेटिंग मीडियम है, सिंस इंसुलेटिंग मीडियम भी किसका बना होगा, कोई भी तो होगा, जैसे एयर है उसमें भी तो एटम है, ऑक्सीजन के एटम है, नाइट्रोजन के एटम है, सबके एटम ही तो है। कोई भी मीडियम होगा, चाहे वो एयर हो चाहे वो अदर मीडियम हो, अगर कोई भी मीडियम होगा तो वहां एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होने की वजह से जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नॉकआउट हो जाएंगे, वो एक्सेलरेट हो जाएंगे, और जो मीडियम है हमारा कैसा हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो सर्टेन टाइम बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है कि उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो जाती है कि सराउंडिंग मीडियम को वो आयनाइज्ड कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा जो मीडियम होगा सराउंडिंग में हमारे। तो जैसे ही मीडियम आयोनाइज्ड होगा, अब ये जो मीडियम हो गया वो कैसा हो गया, कंडक्टिंग नेचर का हो गया, आयोनाइज्ड होने के कारण कंडक्टिंग नेचर का हो जाएगा, और जो भी चार्ज हम यहाँ पे अब देंगे वो यहां से मीडियम से बाहर निकल जाएगा। मतलब अब क्या होने लगेगा, चार्ज लीक होने लगेगा, अब ये चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता। इसका मतलब ड्यू टू द लीकेज ऑफ चार्ज, ड्यू टू द लीकेज ऑफ चार्ज आफ्टर सर्टेन टाइम द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ चार्ज ऑफ अ कंडक्टर डिक्रीजेस। मतलब वो अब वो होल्ड नहीं कर सकता है चार्ज को, और जब चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा तो चार्ज इंक्रीज इसमें नहीं होगा, तो क्या हो गया, एक लिमिटेशन आ गई कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज को ही ये होल्ड कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसको आप समझ गए कि ये चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता, एक सर्टेन अमाउंट चार्ज के आगे चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा। दो रिस्ट्रिक्शंस लगे, एक साइज का और दूसरा सराउंडिंग के आयनाइज्ड होने का। अब बात करते हैं, तो इसीलिए हमें कहां शिफ्ट होना पड़ा, इसीलिए हमें कहां शिफ्ट होना पड़ा, कैपेसिटर की तरफ जाना पड़ा। अब एक ऐसी डिवाइस हम बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम साइज का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा और चार्ज के लीकेज का भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम कैपेसिटर का बेसिक प्रिंसिपल, कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, वो सब चीजें हम देखेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।